कौशल्या लगातार बेटे अमन के कमरे का दरवाजा पीट रही है, जिसके जवाब में बेटा अमन अंदर से ही चिल्लाता है, अरे जब आपको पता है माँ कि मैं फोन पर बात कर रहा हूं तो क्यों बार बार आकर दरवाजा पीट रही हैं आप? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस शहर की गौरी मैम के साथ तो ज्यादा चांस लड़ाए। दरवाजा खोलना है कि नहीं? माँ की इस बात को सुनकर गुस्से में अमन फोन काटता है और कमरे का दरवाजा खोल देता है। ये क्या तरीका है माँ? कोई छोटा बच्चा हूं क्या मैं, जिसे पूरा दिन उठने बैठने का सलीका सिखाते रहते हैं? 25 साल का हो गया हूं, किससे क्या बात करनी किससे नहीं, इसकी समझ आ गई है मुझ में। इतने समझ आ गई होती ना तेरे अंदर तो 100 बार मना करने के बाद उस कुलक्षणी के साथ पूरी पूरी रात फोन पर ना लगा रहता। पता नहीं कैसी लड़की है, इतने छोटे संस्कार की शादी से पहले गैर मर्द के साथ घंटों घंटों फोन पर लगी रहती है। अरे मैं पूछती हूँ ऐसी कौन सी बातें होती है तुम्हारी जो खत्म नहीं होती? अब तो हद हो गई माँ। अरे कौन सी माँ अपने बेटे से इस तरह से बात करती है? ठीक है, आप भी आज साफ साफ सुन लो। उसके घर वाले शादी के लिए दबाव बना रहे हैं, अब आप लोग भी शादी की तैयारी कर लीजिए, जल्दी ही शादी कर लेंगे हम। हे भगवान, बस यही सुनना बाकी रह गया था। पेट काट काट कर तेरे महंगे स्कूलों की फीस हमने भरी, और आज जब तू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया, जब बेटे का सुख भोगने का समय आया तो उस पर कटी मोना का पिछ लग हो गया। मैं पूछती हूँ शर्म नाम की चीज है कि नहीं? मेरी उम्र के सभी लड़कों की शादी हो रही है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? शादी तो सभी की होती है, हर बात पर बवाल क्यों करने लगती हो आप? सुनते हैं जी, देख लीजिए अपने सुपुत्र के कारनामे। कहता है उस शहरी परकटी को दुल्हन बनाकर लेकर आएगा। 4 क्लास क्या पढ़ ली, खुद को हमारा बाप समझने लगा है। अमन बेटा, कम से कम 10 बार ये बात तुझे बता दी है कि किसी भी सूरत में उस गैर बिरादरी की लड़की को हम अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। अब कौन सी भाषा में तुझे ये बात समझ में आएगी बता? पापा, आपकी स्वीकार करने ना करने से क्या होता है? जिंदगी मेरी है, मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे अपनी जिंदगी मोना के साथ बितानी है। और सबसे बड़ी बात, कमी क्या है उसके अंदर? पढ़ी लिखी है, समझदार है, पिछले 5 सालों से एक दूसरे को जानते हैं हम। इनकार करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। आप लोगों की ईगो के कारण मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करने वाला। ठीक है, आज फैसला होकर रहेगा, या तो वो लड़की या मैं भी देखूं उसके काले जादू में ज्यादा ताकत है या मेरे पिलाए हुए दूध में। फिल्मी बातें मत करो माँ, मैंने आपको समझा दिया, शादी करूंगा तो उसी से, बस बात खत्म। और आपका उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। आप माँ हो और वो होने वाली बीवी, आपको अपनी बराबरी उसके साथ करने की जरूरत क्या है? अमन माँ और पिताजी के सारे हथकंडों को किनारे करके अपना फैसला सुनाने के बाद वापस से अपने कमरे में चला गया, और इधर बेटे का बर्ताव देखकर माँ कौशल्या छाती पीट पीट कर रो रही थी। देख लिया जी आपने, मैं तो कहती हूँ अभी भी समय है, कोई तांत्रिक को बुलाकर झाड़ फूक करवाओ अपने लड़के की। अरे अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी से इसके आंखों पर बीवी का चश्मा लग गया। अगर गलती से वो लड़की बहू बनकर इस घर में आ गई ना, तो मेरा और आपका बुढ़ापा वृद्धाश्रम में गुजरेगा। इस लड़के को आज ही उसके आगे हम नजर नहीं आते। देखा, बात करने का तरीका तक बदल गया है इसका। मैं बता रही हूँ, इसकी शादी होगी तो मेरी पसंद की लड़की से ही होगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे भाग्यवान, चुप रहो, तुम्हारा बेटा जिद्दी तो है ही, तुम भी कोई कम नहीं हो। अगले दिन सुनते हैं, बात कर लीजिए ना अपने बेटे से। मेरी सहेली है ना, उसने बहुत अच्छा रिश्ता बताया। लड़की संस्कारी है, सुंदर है, सुशील है। इस रविवार को अमन को देखने आएंगे वो लोग। बस लड़की वाले के सामने अपना मुंह ना खोले आपका बेटा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। संडे के दिन, बेटा कुछ मेहमान आने वाले हैं, उनके सामने थोड़ा इज्जत से पेश आना। कौन मेहमान? किसी रिश्ते वाले को तो बुलाकर नहीं बिठा लिया ना आपने? मैं बता रहा हूँ पापा, मैं सबके सामने सच बता दूंगा, फिर आप लोग संभालते रहिएगा। आप लोगों को छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि मुझे ये शादी नहीं करनी? वो सब मैं समझता हूँ बेटा, और तेरी माँ को भी समझा लूंगा, लेकिन अब अगर तेरी माँ ने उन्हें बुला ही लिया है तो दरवाजे पर बुलाकर अपमान तो नहीं कर सकते ना। मेरे लिए बस एक बार उनसे मिल ले, बाकी आगे मैं संभालूंगा। पापा की बात सुनकर बेमन से अमन लड़की वालों से जाकर मिलता है। लड़की वालों के जाने के बाद, कितने खूबसूरत और प्यारी लड़की है, जैसे साक्षात माता लक्ष्मी। यहाँ शादी हो गई ना तो राम सीता की तरह लगेगी तुम दोनों की जोड़ी। मैं तो बस हाँ करने वाली हूँ कल सुबह। अरे भाग्यवान, थोड़ा सब्र रखो। अमन इस शादी के लिए तैयार नहीं है। चाहती क्या हो तुम? बेटे की जिद देकर कौशल्या कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और दुपट्टे से फंदा बनाने का नाटक करती है। अरे बेटा देख, ये तेरी माँ क्या कर रही है, अपनी जिद छोड़ दे बेटा। शादी के लिए हाँ बोले, वरना मैं तुझे जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगा। अरे ये क्या कर रही हो माँ? तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अच्छा ठीक है, जहां तुम कहोगी मैं शादी करने को तैयार हूं। दरवाजा खोलो माँ। नहीं,
तू फिर अपनी बात से फिर जाएगा। मुझे मर जाने दे, मेरे जीते जी वो मोना इस घर में नहीं आएगी। मेरे मरने के बाद ले आना उस परकटी को। मौके की नजाकत देखते हुए अमन ने शादी के लिए हाँ बोल दी थी। जैसे ही अमन ने शादी के लिए हाँ की, कौशल्या ने 3 दिन के अंदर उसकी शादी मीरा से करवाई और दुल्हन बनाकर मीरा को अपने घर ले आई। शादी के बाद कमरे में, आप इतने पढ़े लिखे हैं, शहर में रहते हैं, आपने मेरी जैसी साधारण सी लड़की से शादी क्यों की? चलो, कम से कम तुम्हें अपनी असलियत तो पता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इंडिया के सबसे बड़े कॉलेज से पढ़ाई की है मैंने, और मुझे तुम्हारे जैसे नहीं अपनी तरह पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करनी थी, लेकिन माँ की जिद के कारण मुझे ये शादी करनी पड़ी। क्या आप इस शादी से खुश नहीं हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हें मेरी माँ ने पसंद किया है, तुम इस घर की मालकिन हो, मेरी माँ की बहू हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और मेरे करीब आने की कभी कोशिश भी मत करना। अगर ऐसी बात थी तो आपको शादी से पहले बता देना चाहिए था ना। शादी के बाद ये सब कहने का क्या मतलब है? आपकी तरह बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं हूं मैं, बहुत ऊंचे लोगों में उठना बैठना भी नहीं है हमारा। गांव के सीधे साधे इंसान है मेरे पिताजी। शादी के तुरंत बाद बेटी मायके लौट जाएगी ना, तो ये अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं मजबूर था। मैंने अपनी खुशी के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए तुमसे शादी की है। माँ ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने शादी से इनकार किया तो वो अपनी जान दे देगी। तुम भी यही सोचो कि तुम्हारे कारण एक जान बच गई है। वादा करता हूं तुम्हें कभी कुछ कमी नहीं होगी। हर ख्वाहिश, हर शौक पूरे करने का इंतजाम करूंगा मैं। शादी की पहली रात थी। अमन के मुंह से ये सब सुनने के बाद मीरा बुरी तरह से टूट गई थी। अगली सुबह, जल्दी से तैयार हो जा, मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाए के लिए आती होगी। मैंने तेरी मुंह दिखाए के लिए डायमंड का सेट बनवाया है, तू देखेगी ना तो देखती रह जाएगी। रहने दीजिए माँ जी, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरे पति को मुझसे कोई लगाव नहीं, तो आपके सोने चांदी और डायमंड का क्या करूंगी मैं? अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुझे किसने कहा तेरे पति को तुझ में इंटरेस्ट नहीं है? उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा। वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते थे, आप ही ने उन्हें शादी करने पर मजबूर किया था ना। अरे बेटा, तुम आजकल के बच्चे ना बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेते हो। तुम दोनों ने तो फिर भी एक दूसरे को देखकर शादी की है। हमारे जमाने में तो माँ बाप बिना देखे ही रिश्ता कर देते थे। शुरुआत में यही लगता था कि एक अनजान आदमी के साथ कैसे जीवन बीतेगा, लेकिन देखो समय के साथ कैसे सब बदल जाता है। ये बात सही है कि अमन ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने तुझे देखा तो तुझे देखते ही मेरे मन से आवाज आई कि मेरी बहू तू ही बनेगी। अभी नई नई शादी है ना बेटा, तू बस पत्नी होने का धर्म निभाती रहे। आज नहीं तो कल खुद ब खुद तेरे करीब आ जाएगा वो। वैसे भी इतनी सुंदर पत्नी को कितने दिन नजरअंदाज करेगा? इस सिंदूर में ना बहुत ताकत होती है बेटा। सास की बात सुनकर मीरा के मन में एक आस तो जाग रही थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर मुंह दिखाए के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन मीरा की उम्मीदों को झटका अब लगता है जब शादी के चौथे दिन अमन अपना सूटकेस पैक कर लेता है। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहा हूं से मतलब? 15 दिन की छुट्टी लेकर आया था, छुट्टियां खत्म हो गई, वापस जा रहा हूं। तुम यहाँ मम्मी के साथ सास बहू खेलो, मुझे और भी जरूरी काम है। अमन लौट गया। इधर मीरा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। अमन ना फोन पर सही से बात करता था, न मिलने आता, बस हर महीने 3 तारीख को पैसे भिजवा देता। सास ससुर बहू मीरा को पलकों पर बिठाकर रखते, उसे एक बेटी से भी ज्यादा प्यार देते, लेकिन फिर भी अमन के ना होने से जो कमी उसके जीवन में थी वो लोग उसकी भरपाई चाहकर भी नहीं कर सकते थे। अमन बेटा, मैं और तेरे बाबूजी सोच रहे हैं कि बहू को तेरे पास बेंगलुरु भेज देते हैं। 6 महीने से तू घर नहीं आया, वो बेचारी कब तक ऐसे यहाँ गांव में रहेगी? आपके तो बड़े अरमान थे ना अपनी पसंद की बहू से सेवा करवाने के, तो करवाइए सेवा। आपकी बहू आपके पास है, अब उसे मेरे पास भेजने के लिए क्यों तुली हुई आप? अरे बेटा सुन तो सही। मां, मैं जरूरी काम कर रहा हूं, आपसे बाद में बात करता हूं। सुनिए जी, बहू का चेहरा देखती हूँ ना तो मन में बड़ी ग्लानि होती है। एक से एक जिद्दी लड़के शादी के बाद बीवियों के पल्लों से बनते देखे मैंने, लेकिन आपका बेटा तो झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी लाख कोशिश के बाद भी इन दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं बन पा रहा है। मुझे तो यही लगा था शादी के बाद अपने आप प्यार पनप जाएगा, लेकिन ये लड़का तो मीरा की ओर देखना ही नहीं चाहता। मैं भी दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता हूँ। भाग्यवान, हमने इनकी शादी कराकर ठीक तो किया ना, कहीं अनजाने में कोई पाप तो नहीं हो गया हमसे। समय बीतता जा रहा था। मीरा पूरे मन से सास ससुर की सेवा कर रही थी। बाहर से दिखाने के लिए हंसती मुस्कुराती, लेकिन भीतर से टूटती जा रही थी। बेटा तुम भी आगे पढ़ाई कर लो, ऐसा करो बीएड में एडमिशन कर लो, तुम्हारा मन लगा रहेगा।
मीरा अब रोज कॉलेज जाने लगी थी। मन में उम्मीद अभी भी थी कि शायद आज नहीं तो कल अमन का दिल उसके लिए जरूर धड़केगा, या शायद उसका सेवा और समर्पण ही काम आ जाए। आंटी जी, एक कड़वा सच आपको बताने आया हूं, दिल पक्का रखिएगा। आपके अमन ने बैंगलोर में मोना नाम की लड़की से शादी कर ली है। आप लोगों को कुछ पता भी है या फिर अंधेरे में रखा हुआ है आपको भी? क्या कहा? दूसरी शादी? किसने कहा तुझसे? किसी ने कहा होता तो शायद मैं भी यकीन ना करता। संयोग से मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। बेंगलुरु में मेरी मौसी का बेटा भी रहता है। उसने नया मकान खरीदा है, उसी के मकान के मुहूर्त में बेंगलुरु गया था मैं। वहां पर बिल्डिंग में अमन को मोना के साथ देखा और जब गार्ड से पूछताछ करी तो पता चला पिछले 1 साल से दोनों उसी बिल्डिंग में रह रहे हैं। अमन ने एक नजर मीरा को देखा। वो मानो गहरे सदमे में दिखाई दे रही थी। अपने आप को संभालिए, आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बहुत अच्छा कि आपने अपनी पढ़ाई चालू कर दी। अमन के बारे में सोचना छोड़ दीजिए और अपने करियर पर फोकस करिए। बस इतना ही कह सकता हूं आपको। मैं चलता हूं आंटी जी, बात इतनी बड़ी थी कि बताने से खुद को रोक नहीं पाया। 1 साल से ऊपर हो गया तेरी शादी को, तुझे घर लौटने की फुर्सत नहीं मिली। कभी सोचा है मीरा के बारे में? वो यहाँ कैसे जी रही होगी? पापा, ये रोज रोज का इमोशनल ड्रामा बंद कर दीजिए। मीरा से शादी मैंने आप लोगों की खुशी के लिए की थी। अब आप लोग रहिए ना अपने बहू के साथ। रोज रोज मुझे फोन करके परेशान करना बंद कर दीजिए। हाँ, नहीं करेंगे तुझे परेशान। जानते हैं अपना घर बसा कर बैठा है ना तू वहां उस मोना के साथ। अगर यही सब करना था तो इस बच्ची का जीवन खराब क्यों किया? इस बच्ची की क्या गलती बता? तुझे क्या लगता है तेरे इस गलत काम में हम तेरा साथ देंगे? कल ही जाकर कचहरी में केस करूंगा। पहली पत्नी मीरा है, कानून से उसी का पति है तू। तेरी शादी गैर कानूनी है, समझा? रहने दीजिए बाबूजी। यूं लड़ झगड़ कर उनकी शादी को अवैध घोषित करवा भी देंगे तो भी उनका प्यार तो नहीं मिल पाएगा ना मुझे। और जब उनके दिल में मेरे लिए प्यार ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है मैं पहली बीवी हूं या दूसरी? उनके दिल में तो हमेशा मोना ही थी। लेकिन बेटा, नहीं बाबूजी, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। ये सब मेरे कारण हुआ, सब मेरी जिद का नतीजा है। अगर मैंने अपनी जिद छोड़ दी होती तो आज कम से कम तेरा जीवन बर्बाद होने से बच गया होता। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। सारी जिंदगी तेरे आगे नाक रगड़ रगड़ कर माफी मांगू तब भी मेरा पाप कम नहीं हो पाएगा। बेटा, तो चाहे तो अपने मायके जाकर रह सकती है, हमें कोई एतराज नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं आप? बहू कहीं नहीं जाएगी। वो इस घर की इज्जत है। मेरी आखिरी सांस तक यही बहू रहेगी मेरे साथ। अपने जीते जी मैं उन दोनों को कभी घर में पांव भी रखने नहीं दूंगी। कौशल्या ने बहू को ससुराल में ही रखने का फैसला कर तो लिया था, लेकिन बहू को यूं अधूरे रिश्ते में बंधे देखना उनके लिए बहुत कठिन था। ये दिन देखने से अच्छा होता कि उस रोज मैं सच में मर गई होती। आपके बेटे ने मुझे मरने लायक भी नहीं छोड़ा। इस बच्ची को यूं मझधार में छोड़कर अब मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। मीरा गुजरते समय के साथ बहू से बेटी का सफर तय कर चुकी थी। एक रोज मोहल्ले में रहने वाली महिला घर आती है। कौशल्या बहन, मीरा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो कॉलेज से आती होगी। अब बैठिए ना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। आपने तो वाकई बहू को उसकी पढ़ाई पूरी करवाकर मिसाल कायम कर दी है। अच्छा है, बहू के सपने पूरे होंगे, आगे भविष्य बन जाएगा। बहू नहीं, यूं समझिए बेटी है मेरी। तो कब जा रही है मीरा अमन के पास? अब तो शादी को 2 साल बीत गए। अमन भी गांव आता नहीं। शादी के बाद से सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, ठीक क्यों नहीं होगा। वो क्या है ना, विदेश गया हुआ इसलिए गांव नहीं आ रहा है। कब तक छिपाएंगे कौशल्या बहन? आखिर कब तक बेटे का सच यूं पर्दे से ढक पाएंगे आप? मतलब यही कि बाहर लोग बातें बनाने लगे हैं। कोई कहता है बहू में खोट होगा, तो कोई कहता है बहू का बेटे से मेल नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ छोड़कर भाग गया। कोई ये नहीं कहता कि खोट लड़के या उसके परिवार में भी हो सकता है। सबको कमियां लड़की में ही ढूंढनी होती है। अजय ने बताया मुझे अमन ने अपना घर बसा लिया है और आप यहाँ अच्छी सास होने का ढोंग कर रही हैं। अगर वाकई आपने मीरा को बेटी बना दिया है तो कन्यादान करके उसे भी उसकी जिंदगी जीने का अवसर क्यों नहीं देती आप? जब आपका बेटा ही उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहता तो ऐसे कब तक चलेगा? हद मत करिए वीणा बहन। मीरा हमारे घर की इज्जत है, बहू है हमारी। मेरे बेटे ने गलती की है, उसका हमें बहुत अफसोस है।
लेकिन मीरा को हमने बहू होने का पूरा सम्मान दिया है। वो लड़की मोना कभी इस घर की बहू नहीं बनेगी। आपका बेटा मोना को अपनी पत्नी मानता है, आपके बहू मानने न मानने से कुछ नहीं होता। अपनी आंखें खोलिए और सच को परखिए। वीणा चली गई थी, लेकिन उसने कौशल्या के दिमाग में खलबली मचा दी थी। मीरा, आपने अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचा है? आपकी अभी उम्र ही क्या है? अमन के इंतजार में अपना जीवन खराब मत करो, वो लौट कर नहीं आने वाला। अमन ने तो शादी के पहले दिन ही कह दिया था उससे मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन मुझे ही उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। ऐसे रिश्ते में कैसे जी पाओगी तुम? शादी अमन से हुई थी, तुम्हारे इस घर से नहीं। जो मेरे भाग्य में था सो मिल गया। वैसे भी एक शादीशुदा लड़की से कौन सा अच्छा लड़का शादी करना चाहेगा? रिश्ता तो समझौते का ही करना होगा। उससे बेहतर है कि मैं माँ बाबू जी के साथ अपना जीवन बिता लूं। मोहल्ले में ही रहने वाला अजय जाने अनजाने मीरा को पसंद करने लगा था, जो उसके ही कॉलेज में प्रोफेसर था। अजय अपनी पसंद अपनी माँ वीणा को बताता है। कुछ दिन बाद, याद है कौशल्या, मैंने तुझे कहा था अगर मीरा को बेटी माना है तो उसका कन्यादान करके बोझ मुक्त हो जा। सोचा कुछ तूने? वीणा, अपनी ही बहू का किसके साथ कन्यादान करो, कुछ समझ में नहीं आता। जब अपने ही बेटे ने धोखा दे दिया, किसी पराये पर भरोसा कैसे करूं? पहले ही बहुत कुछ झेला है उसने। दोबारा कोई गलत लड़का मिला तो वो जी नहीं पाएगी। और अगर मैं कुछ सलाह दूं तो मानेगी? मेरा बेटा अजय, उससे पहले मीरा से सहानुभूति थी, लेकिन अभी वो पसंद करने लगा है, शादी करना चाहता है। मैं भरोसा दिलाती हूँ मीरा कि उसके मन को कभी कोई चोट नहीं पहुंचेगी। अपनी ही बहू का मोहल्ले के दूसरे घर में रिश्ता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं मीरा से उसकी इच्छा जाननी चाहिए। अगर उसे ऐतराज ना हो तो हमारे लिए तो खुशी की बात होगी कि उसका घर बस जाए। मीरा हमारी आंखों के सामने रहेगी तो तसल्ली भी रहेगी। काफी सोच विचार के बाद कौशल्या और नरेश मीरा से बात करते हैं और अंत में मीरा भी अपने जीवन के नए अध्याय के लिए तैयार हो जाती है। कौशल्या ने अपनी बहू का कन्यादान करके समाज में मिसाल कायम कर दी थी, लेकिन कौशल्या जानती थी कि ये उसकी महानता नहीं, लेकिन 2 साल पहले उससे हुई गलती का पश्चाताप था। हाय राम, ये मुंबई की गर्मी भी ना हैरान कर देती है। पड़ोस के शीला बहन ने कहा कि दादर के बाजार में अच्छी सब्जियां मिलती हैं, इसलिए मैं इतनी दूर चली आई। सब्जियां बहुत ही अच्छी और सस्ती मिल गई, लेकिन ये गर्मी मेरी जान खा गई। माँ जी, सब्जियां सस्ती मिल गई तो फिर आप सिर्फ आधी थैली सब्जियां लेकर क्यों आई हैं? सस्ती मिल रही थी तो ज्यादा ले आती। क्या बहू तुम भी, सस्ती मिल रही थी तो ज्यादा लेकर आती। अरे भाई, घर में सब्जियों का ठेला लगाना है क्या? जितनी जरूरत है उतनी लाई है मैंने, 2-4 दिन बाद और लेकर आऊंगी। तब तक सब्जियों के भाव बढ़ गए तो फिर बैठना माथे पर हाथ रख के। ये है रामनगर में रहने वाली वैशाली। वैसे तो इसका ससुराल ठीक ठाक है, ज्यादा करीब नहीं है, लेकिन इसका स्वभाव ही ऐसा है कि इसे कुछ थोड़ा मिलता है तो इसे ज्यादा की अपेक्षा होती है। बहू, तुम्हारे हाथों में वाकई बहुत स्वाद है। आज सुबह तुमने मसाला भिंडी बनाई थी, दुकान में टिफिन में लेकर गया था, लेकिन हमारे यहाँ काम करने जो लड़के हैं ना, उन्होंने मुझे सिर्फ आधी रोटी खा सकूं इतनी ही सब्जी मेरे हिस्से में छोड़ी थी। बहू, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात कहनी है, सुबह का खाना इतना अच्छा मत बनाना, नहीं तो टिफिन मैं लेकर जाऊंगा और कोई और ही खा लेगा। तुम्हें जितना भी अच्छा खाना बनाना है, अच्छा खाना रात के वक्त बनाना, ताकि मैं पेट भर स्वादिष्ट खाना खा सकूं। आप भी ना सागर के पापा कभी कभी कुछ ज्यादा ही करते हैं। अरे, हमारे दुकान पर काम करने वाले लड़के हमारे लिए पराये थोड़े ना है। अगर खाते हैं आपका टिफिन तो खाने दो, बहू कल से आपके टिफिन में सब्जी ज्यादा देगी। श्रीमती जी, आपको मजाक मस्ती भी समझ में नहीं आती। मैं ये सब मजाक मजाक में बोल रहा था। वैसे भी मेरे कहने से बहू अपने हाथों का स्वाद थोड़े ना कम करने वाली है। वो तो है। सागर की माँ, देख रही हो ना, कब से हम दोनों इतनी बकबक किए जा रहे हैं। जैसे हमने बुआ जी के बारे में बातें की, दुकान के कामकाज के बारे में बातें की, लेकिन तब तो सागर ऐसे चुपचाप बैठा था जैसे उसे बात करना आता ही ना हो। और जैसे ही हमने बहू की तारीफ करना शुरू कर दिया, देखो महाशय का चेहरा खुशी से खिल गया है। रामकिशन की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। गपशप और स्वाद के साथ रात का खाना खत्म करके सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी वैशाली की सास रेखा, उसकी बहन का फोन आता है कि वो कल आ रहे हैं। माँ जी, आपने सुबह से दरवाजे से घर तक और घर से दरवाजे तक इतने चक्कर लगा लिए हैं कि अगर आप इतना सीधे चलती तो मौसी जी को लेने स्टेशन ही पहुंच जाती।
क्या बहू तुम भी, तुम्हें तो मुंबई के ट्रैफिक के बारे में पता है और मेरी बहन मुंबई में नई है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। माँ जी, आपकी बात बराबर है, लेकिन अभी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो देखिए, मौसी जी हमारे घर की तरफ आ रही हैं और साथ में उनका पूरा परिवार भी है। वैशाली जैसे ही रेखा को बताती है कि रेखा की बहन घर में आ रही है, रेखा तुरंत दौड़कर दरवाजे के पास जाती है और अपनी बहन का स्वागत करती है। जब से मेहमान आए थे तब से वैशाली उनके खातिरदारी में लगी थी। पहले जूस, फिर नाश्ता और फिर दोपहर का खाना, हर एक चीज वैशाली बहुत ही दिल लगाकर कर रही थी। जब से आए थे तब से दोनों बहनों की बातचीत खत्म ही नहीं हो रही थी। दोपहर के खाने के बाद सब लोग आराम करने अपने अपने कमरे में जाते हैं, लेकिन वैशाली मेहमानों को खुश करने की तैयारी मतलब शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है। शाम के वक्त, क्या बात है बहू, क्या खाना बनाया है तुमने? वही मैं सोचती थी कि रेखा तुम्हारे हाथों के स्वाद की इतनी तारीफ क्यों करती है। हाँ भाभी, सब्जियां सभी नॉर्मल है जो हम हमारे घर में बनाते हैं, लेकिन उनका स्वाद कुछ अलग ही है। एक निवाला खाते ही मुंह से अपने आप वाव निकल जाता है। और आपने बनाए हुए चाउमीन तो मैं कहता हूँ पूरे मुंबई में ऐसे चाउमीन नहीं मिलते होंगे। अरे अब तक नहीं मिलते होंगे, लेकिन अब तो मिलेंगे ना। मतलब कोई भी गुण भगवान की देन होती है, फिर उसे खाली फोकट क्यों जाने देना। तुम्हारी किस्मत से बहू के हाथों में इतना अच्छा स्वाद है, तो अपने बहू के इस गुण को तुमने घर में क्यों दबा कर रखा है रेखा? मैं तो कहती हूँ बहू को खाने पीने का स्टॉल लगाना चाहिए। वैसे तो बहू पोहे बनाकर भी बेचेगी तो लोगों की भीड़ लग जाएगी, लेकिन अगर कुछ यूनिक करना है तो बहू चाउमीन बनाकर अपने स्टॉल पर बेच सकती है। मैं लिख कर देती हूँ कि अगले 2 सालों में बहू कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, और बहू के हाथों में जो स्वाद है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन फिर भी बहू के स्टॉल के बारे में मुझे इनसे बात करनी होगी, और फिर बहू की भी तो इच्छा होनी चाहिए। घर आए मेहमानों ने वैशाली के बनाए खाने की तारीफ तो की ही थी, लेकिन साथ ही साथ वैशाली को अपना खुद का खाने का स्टॉल ओपन करना चाहिए, ये आइडिया भी दिया था। वैशाली और उसके घर वाले इस बारे में कई दिनों तक सोचते रहे। हर तरफ से जानकारी लेने के बाद परिवार के सभी सदस्य वैशाली को स्टॉल ओपन करना ही चाहिए इस विचार पर पहुंचते हैं। वैशाली के स्टॉल को सभी ने बड़ा ही सपोर्ट दर्शाया था, इसलिए वैशाली भी बड़ी खुश थी। नया काम, नया बिजनेस, इस बात का थोड़ा सा डर वैशाली के मन में था, लेकिन उससे भी कई ज्यादा वैशाली नए काम के लिए एक्साइटेड थी। अगले कुछ ही दिनों में वैशाली के नए स्टॉल का काम शुरू होता है। वैशाली का पति सागर वैशाली को बहुत ही सपोर्ट कर रहा था। अगले कुछ ही दिनों में वैशाली के चटपटे चाउमीन इस नाम से मुंबई में वैशाली का स्टॉल शुरू हो जाता है। बहू ने बहुत ही कम दिनों में व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। बहू का जहाँ स्टॉल है ना, वहाँ नजदीक में मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, काफी तारीफ कर रहे थे बहू के हाथों के चाउमीन की। मैंने भी उनसे कहा मेरी बहू है ही लाखों में एक। आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी काम में डालो, घर हो या बाहर, हमारी बहू हमेशा जीत कर आती है। लेकिन आजकल बहू की भागदौड़ बढ़ी गई है। नया नया काम है, 4 चीजें देखनी पड़ती है, 10 अलग अलग लोगों से बातें करनी पड़ती है, भागदौड़ तो होगी ही ना। लेकिन अगर वैशाली इतनी ही लगन से काम करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इसके स्टॉल से इसका एक खुद का होटल होगा। आप सबके आशीर्वाद और साथ से अगर मेरे साथ ऐसा ही रहा तो मैं मेरे सभी सपने पूरे कर पाऊंगी, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी वजह आप लोग ही तो हो। वैशाली के मेहनत की वजह से और अच्छे काम की वजह से वैशाली का स्टॉल बढ़िया चलने लगा था। बहुत ही कम समय में वैशाली की कमाई भी बढ़ गई थी। दूर दूर से वैशाली के स्टॉल पर लोग आने लगे थे और वैशाली की तारीफ भी दूसरों को बताने लगे थे। मतलब बहुत ही कम समय में वैशाली ने बनाए हुए चाउमीन के कई दीवाने हो गए थे। अगले कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वैशाली की कमाई दिन ब दिन बढ़ रही थी। एक दिन शाम को, बहू, इतनी सारी थैलियां स्टॉल पर लगने वाली चीज तुम घर क्यों लेकर आई हो? माँ जी, ये स्टॉल पर लगने वाली चीजें नहीं है, ये तो आप सबके लिए तोहफे हैं। मैंने जब से स्टॉल चालू किया है तब से आप सब लोग मेरी कितनी मदद कर रहे हो, मेरी कितनी चिंता कर रहे हो। अब मेरा स्टॉल अच्छा खासा चलने लगा है तो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं आप सबके लिए कुछ न कुछ लाऊं। तो आज स्टॉल का काम जल्दी खत्म करके मैं सीधे मार्केट चली गई और आप सबके लिए ये सब लेकर आई। क्या जरूरत थी बहू इन सब की? अभी अभी तो तुम्हारे सामान का खर्चा निकालकर तुम्हारे हाथ में 4 पैसे आने लगे। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी बहू? पापा जी, कुछ ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए हैं, सब कुछ बजट में ही लाया है। और आप पैसों का छोड़िए, ये देखिए मैंने आपके लिए कुर्ता लाया है, कैसा है?
वैशाली मन लगाकर अपने स्टॉल पर काम कर रही थी। अब उसे अच्छा खासा मुनाफा भी मिलने लगा था। अपने परिवार को खुश रखने की वैशाली पूरी तरह से कोशिश कर रही थी, इसलिए कभी उनके लिए तोहफा लेकर आती तो कभी होटल से कुछ खाने के लिए लेकर आती। घर वाले भी वैशाली की लाई हुई चीजों की बड़ी ही तारीफ कर रहे थे। इस बात से खुश होकर कुछ अलग और कुछ नया करने का उत्साह वैशाली को आने लगा था। पहले तो छोटे मोटे तोहफे वैशाली अपने घर वालों को दे रही थी, लेकिन उसे वो सब कुछ कम लग रहा था। अपने घर वालों को खुश करने के लिए उनके लिए बड़े बड़े तोहफे खरीदने के सपने वैशाली देखने लगी। एक दिन ऐसे ही वैशाली अपने स्टॉल पर काम कर रही थी। दोपहर के समय ग्राहक की भीड़ कम थी। तभी मौसी जी ने हंसी मजाक में मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया दिया और आज मेरा नाम दूर दूर तक पहुंच गया है। लेकिन जितना बड़ा नाम है उतनी बड़ी मेरी कमाई नहीं है। हर प्लेट के पीछे मेरा 15 मुनाफा निकलता है। अगर दिन भर में 50-70 प्लेट बेच दूं तो हर दिन 7,500 तक का गल्ला हो जाता है। महीने में वैसे दिखने को तो अच्छी कमाई होती है, लेकिन स्टॉल लगाने का भाड़ा, लाइट बिल और रामू का महीने का पगार, इतनी मेहनत के बाद मेरे हाथों में कुछ 40-50 हजार बचते होंगे। इसमें भी काम ज्यादा होता रहता है। कभी कम ग्राहक आते हैं तो कभी ज्यादा ग्राहक आते हैं। पिछले कुछ महीनों में मैंने जितना भी कमाया है उतना घर वालों की गिफ्ट पर खर्च कर दिए हैं। अभी भी उन्हें कुछ तोहफे देने बाकी हैं। पैसे का इंतजाम कैसे करूं? अपने स्टॉल के पास खड़े रहकर वैशाली खुद से बड़बड़ा रही थी। तभी नजदीक के स्टॉल वाली अनीता कहीं से आते हुए वैशाली को नजर आती है। अनीता, इतनी धूप में दोपहर के समय तेरे लिए कौन सा बाजार खुल गया है कि तू इतनी सारी सब्जियां कहाँ से लेकर आई? तुझे तो पता ही है वैशाली, महंगाई कितनी बढ़ गई है। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं दिख रहे, इसलिए मैं दूर के बाजार गई थी। वहां हमारे यहाँ जिन पैसों में 5 सब्जियां मिलती हैं, वहां उतने पैसों में ही कम से कम 15-20 सब्जियां मिलती हैं, मतलब 3 गुना सस्ता। लोग कहाँ देखने आते हम क्या डाल रहे हैं खाने में, उन्हें तो बस स्वाद से मतलब है। इसलिए मैं अब से यही सस्ती सब्जियां इस्तेमाल करने वाली हूँ और मेरे पाव भाजी के रेट भी बढ़ाने वाली हूँ। सभी लोग रेट बढ़ा रहे हैं तो फिर हम क्यों पीछे रह जाएं? अनीता की बातें सुनकर वैशाली के मन में भी सस्ती सब्जियां इस्तेमाल करने का विचार आता है। वो मन ही मन सस्ती सब्जियां इस्तेमाल करके अच्छे खासे पैसे बचाने के बारे में सोचने लगती है। शाम का वक्त होता है। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। अपने स्टॉल का पूरा काम खत्म करके वैशाली घर चली जाती है। हमेशा बड़बड़ाती वैशाली आज कुछ ज्यादा ही शांत शांत थी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वैशाली अपने स्टॉल पर जाती है। अपना सभी काम खत्म करके दोपहर के समय अनीता ने बताए हुए बाजार में जाकर बहुत सारी सस्ती सब्जियां लेकर आती है और साथ ही अपने चाउमीन के रेट भी बढ़ा देती है। 30 रुपए का बोर्ड बदलकर 50 रुपए का बोर्ड लगा देती है। कम पैसे मिल रहे थे, इस बात से वैशाली नाराज थी, लेकिन अब रेट बढ़ा दिए थे। सब्जियां, मसाले, तेल ये सब सस्ता इस्तेमाल करने लगी थी तो वैशाली को अपने स्टॉल से काफी कमाई होने लगी थी। अब वैशाली अपने पूरे परिवार के लिए महंगे महंगे तोहफे खरीदने लगी थी। ऐसे ही एक दिन सुबह वैशाली की ननद पायल लैपटॉप के लिए अपने भाई से झगड़ रही थी। तभी वैशाली चुपचाप देख लेती है और शाम के समय अपनी ननद के लिए लैपटॉप खरीद कर लाती है। पायल, एक लैपटॉप के लिए तुम सुबह से भूखी बैठी हो। भैया ने कहा ना, उनकी अगले महीने की सैलरी होने के बाद वो तुम्हें लैपटॉप दिला देंगे। फिर पुणे जाकर तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गई हो। अब ये नाराजगी छोड़ दो ना। माँ जी, आप चिंता मत करना, मेरी प्यारी नंद रूठ गई है ना, उसे मनाने के लिए मेरे पास एक खास गिफ्ट है। ये देखिए मैं क्या लेकर आई हूँ। वैशाली के हाथों में लैपटॉप देखकर पायल तुरंत दौड़कर वैशाली के पास जाती है और अपने नए लैपटॉप को चूमने लगती है। वैशाली, ये लेटेस्ट लैपटॉप है एप्पल का, कम से कम 2-2.5 लाख का होगा। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? आप भूल गए क्या, मैं भी कमाने लगी हूँ और मैं भी अपने घर वालों को खुश रख सकती हूँ। हाँ, लेकिन इतना महंगा लैपटॉप। माँ देखो, हमारे भैया कितने बदल गए हैं। पहले तो मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार होते थे, लेकिन अब भाभी मुझे खुश रखने की कोशिश कर रही है, उसमें भी उन्हें दिक्कत हो रही है। लोगों के भाई अच्छे होते हैं, लेकिन मेरी भाभी मेरे भाई से ज्यादा अच्छी है। आजकल मेरे कपड़े, मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स, इन सब का खर्चा भी भाभी ही देती है। भैया तुम तो कुछ काम के हो ही नहीं, इनकी कमाई इन्हें खुद पर उड़ाने के लिए ही कम पड़ जाती है। हाँ वैशाली, जब तुम ईमानदारी से स्टॉल का काम कर रही थी तब तो तुम्हारी इतनी कमाई नहीं हो रही थी। पिछले 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे पास इतना पैसा आने लगा कि कहीं तुम... पहले तो आपने मेरा काफी साथ दिया, लेकिन अब मैं आपसे ज्यादा कमाने लगी हूँ तो आपको जलन हो रही है। घर वाले आपसे ज्यादा मुझे कीमत देने लगे हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर शक करने लग गए हैं।
अब भगवान की कृपा से मैं कमाने लगी हूँ। आपसे ज्यादा कमाई बढ़ गई है मेरी, और आपसे ज्यादा मेरी घर में कीमत बढ़ गई है। मैं इतनी काबिल हो गई हूँ कि मेरे अपने कुछ भी मांगे तो मैं उन्हें दे सकती हूँ। तो फिर आपको दिक्कत क्या है? आपको जलन क्यों हो रही है? वैशाली, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? तुम किस तरह से बात कर रही हो? और हमारे बीच में पैसों की और कमाने की बात कब से आ गई? वैशाली की कमाई अचानक बढ़ गई थी और साथ ही वैशाली के तेवर भी बदल गए थे। अब वो सागर से ठीक से बात नहीं करती थी, अपने कमाई को उसके कमाई के साथ तोलने लगी थी। आजकल सागर और वैशाली के बीच में रोज झगड़े होने लगे थे। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चल रहा था। फिर एक दिन सागर को वैशाली के साथ सस्ती सब्जियों, मसालों और हल्की चीजों का राज पता चलता है। वैशाली, इन सब्जियों से कितनी बदबू आ रही है, और ये सभी हल्के मसाले, हल्का तेल, तुम ऐसी चीज क्यों इस्तेमाल कर रही हो? पैसे बचाने के लिए? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। 2 पैसे बचाने के चक्कर में पिछले 1.5 साल में जो तुमने इज्जत कमाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा और तुम्हारे स्टॉल बंद करने की नौबत आ जाएगी। हाँ, तुम तो यही चाहते हो ना कि मेरा स्टॉल बंद हो जाए। और मेरा स्टॉल है, मैं सस्ती सब्जियां इस्तेमाल करूं या महंगी, आपको क्या? तुम पैसे बचाकर कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना खरीद रही हो। कभी भाई को, कभी बहन को, कभी मेरी माँ को, कभी पिताजी को खुश रखने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तुम्हें अंदाजा भी है, अगर ये गलत चीज इस्तेमाल करके स्टॉल चलाने का कांड तुम पर उलट गया तो तुम्हारी क्या हालत होगी। अभी तो ये लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कल जब तुम्हें जरूरत होगी तो कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। वक्त आने पर बदलने की आदत है तुम्हारी, और पूछ रहे हो हमारे घर वालों को। अरे चले जाओ, तुम अपना ऑफिस का काम ही देखो। पहले तो बात कुछ होने वाली नहीं है, और अगर कुछ हो भी जाए तो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। वैशाली बड़े ही खराब तरीके से सागर से बात करती है। सागर वैशाली के स्टॉल से घर चलता है, और उसके बाद से सागर और वैशाली के बीच में बोलचाल बिल्कुल ही नहीं बनती है। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। बड़े बड़े घर में ट्रॉफी आ रहे थे, कभी बड़ा टीवी, कभी फ्रिज, कभी नंद के लिए स्कूटी, तो कभी भाई के लिए बुलेट। वैशाली के स्टॉल का एक ही मकसद बचा था, अच्छे अच्छे गिफ्ट अपने घर वालों को देना, खुश रखना, उनसे खुद की तारीफ सुनना। ऐसे एक दिन वैशाली के आसपास के लोगों को उसके ऊपर शक हो जाता है कि वो कुछ तो गड़बड़ कर रही है। इसलिए वो वैशाली के स्टॉल की कंप्लेंट चुपचाप FDA डिपार्टमेंट के पास कर देते हैं। उसी दिन शाम को वैशाली के स्टॉल पर छापा पड़ता है। वैशाली जो चीज चाउमीन बनाने के लिए इस्तेमाल करती है, उन सब की जांच पड़ताल होती है। वैशाली, खराब सब्जियां, खराब मसाले और अस्वच्छ पदार्थ अपने स्टॉल पर बेचने के आरोप में हम आपके स्टॉल को सील कर रहे हैं। साथ ही आपको 1.5 लाख का फाइन भरना होगा, और बाकी सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ चौकी में आना पड़ेगा। 1.5 लाख? मेरे पास तो अभी 10-15 हजार रुपए भी नहीं है। मैंने सारे पैसे तोहफे में खर्च कर दिए। फूड चेकर डिपार्टमेंट के सभी लोग वैशाली के स्टॉल की सभी चीजें इधर उधर फेंकने लगते हैं। 1.5 लाख का फाइन भरने के लिए वैशाली अपने भाई, नंद, सास, ससुर सबको फोन करती है, लेकिन सब लोग तुम अपना देख लो ऐसा बोलकर फोन कट कर देते हैं। ऑफिसर वैशाली के हाथ में हथकड़ियां डालने ही वाले थे कि तभी सागर आकर उन्हें रोकता है। ये देखिए सर, डॉक्यूमेंट्स, ये स्टॉल मेरे नाम पर है। वैशाली ये सब मेरे कहने पर कर रही थी। ये लीजिए आपका 1.5 लाख रुपए का फाइन। हम दोनों चौकी में आकर बाकी सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देंगे। गलत चीजों के इस्तेमाल की वजह से वैशाली का स्टॉल बंद हो जाता है, लेकिन सही वक्त पर सागर 1.5 लाख रुपए लेकर आता है। इसलिए वैशाली के हाथों में हथकड़ियां पड़ते पड़ते रह जाती है। कई दिनों से हमारी बातें भी बंद थी, और मुसीबत में होने के बावजूद मैंने आपको बुलाया भी नहीं था। फिर आपको ये सब। तुम मेरी पत्नी हो, हमारा सुख दुख दर्द सब कुछ आधा आधा है। देख रही हो लोग हमारे बारे में कैसे बातें बना रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा था कि तुम ये सब इस्तेमाल मत करो। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे जल रहा था। जिन लोगों के लिए तुम ये सब कर रही थी वो देखो, तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं, और तुम थी कि उनकी खुशी की इतनी चिंता किए जा रही थी। 4 पैसे बचाने के चक्कर में हमें 1.5 लाख रुपए भरने पड़े। अपने घर वालों को खुश रखने की और लालच की पट्टी मेरे आंखों पर इस तरह से पड़ गई कि मैं आपकी फिक्र को भी समझ नहीं पाई। मेरी वजह से आपके इतने सारे पैसे चले गए। हमें स्टॉल चालू करना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम सही सलामत हो। मैंने सब कुछ कमा लिया। और रही बात स्टॉल की, तो ये एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ।